कभी कभी ना एक आवाज, एक तकरीर पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है। एक ऐसी बहस छेड़ देती है जो सालों तक चलती रहती है। 2015 में कुछ ऐसा ही हुआ था। आज हम बात करेंगे शशि थरूर के उसी पावरफुल आर्ग्यूमेंट की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के तथाकथित एहसानों की पूरी इमारत ही हिलाकर रख दी। शशि थरूर का ये मजाहिया लेकिन उफ कितना चुभने वाला बयान है ना। ये इस पूरी बहस का टोन सेट कर देता है। ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी और तीखी आलोचना की बस एक शुरुआत है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ ऑक्सफोर्ड यूनियन में दिए गए डॉक्टर शशि थरूर के एक भाषण से। एक ऐसी आवाज जिसने ब्रिटेन से कहा कि अब वक्त आ गया है अपने कॉलोनियल पास्ट का सामना करने का। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये इतिहास के उन पन्नों को फिर से खोलने की एक जोरदार आवाज थी जिन्हें कई लोग बंद कर चुके थे। और इसका असर जरा सोचिए, पहले 24 घंटों के अंदर ही इसे 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया। रातों रात इसने दुनिया का ध्यान एक ऐसे सवाल पर खींच लिया जिसे शायद कई लोग भुला देना चाहते थे। तो चलिए अब थरूर के तर्क के उस हिस्से में चलते हैं जो सबसे मजबूत है, यानी आर्थिक तर्क। ये वो हिस्सा है जो सिर्फ आंकड़ों के दम पर ये कहानी बताता है कि कैसे भारत की आर्थिक कमर तोड़ी गई। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब अंग्रेज भारत आए थे। तब पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भारत का हिस्सा पता है कितना था? लगभग 27%। जी हाँ, भारत उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। और फिर 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद वही हिस्सा गिरकर 4% से भी कम रह गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई मामूली गिरावट नहीं थी। ये एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का एक सोचा समझा सिस्टमैटिक पतन था। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? जैसा मैंने कहा, ये कोई हादसा नहीं था। ये एक सोची समझी पॉलिसी का नतीजा था, जिसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब भारत की इंडस्ट्री को जानबूझकर खत्म करना। भारत का जो कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर था, उसे बर्बाद कर दिया गया। बुनकरों के करघे तोड़े गए, उन पर भारी टैक्स लगाए गए, और तो और उनके अंगूठे तक काटने की क्रूर कहानियां हैं। सागौन की लकड़ी से बेहतरीन जहाज बनाने वाले भारत के शिप बिल्डिंग पर पाबंदी लगा दी गई। स्टील प्रोडक्शन को रोक दिया गया। मतलब हर तरफ से भारत की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को खत्म कर दिया गया। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल आता है, क्या अंग्रेजों ने कुछ अच्छा भी किया? हमेशा यही तो कहा जाता है कि वो रेलवे लाए, राजनीतिक एकता लाएं। तो चलिए अब इन फायदों की हकीकत भी देख लेते हैं। थरूर इन तर्कों की परतें कैसे उधेड़ते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। ये सबसे बड़ा दावा है कि अंग्रेजों ने भारत को रेलवे का तोहफा दिया। लेकिन थरूर बताते हैं कि ये तोहफा नहीं था, ये असल में ब्रिटिश हुकूमत के अपने फायदे का एक औजार था, एक टूल, जिसका भारतीयों के भले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि ये रेलवे बनाई ही गई थी देश के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल लूटकर बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए, और सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ताकि किसी भी विद्रोह को कुचला जा सके। और मजे की बात देखिए, इसका सारा पैसा लगाया भारतीय टैक्स पेयर्स ने, लेकिन मुनाफे की गारंटी दी गई ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को। इसे थरूर प्राइवेट प्रॉफिट एट इंडियन पब्लिक रिस्क कहते हैं। यानी भारतीय जनता के पैसे पर अंग्रेजों का निजी मुनाफा। ये तोहफा था या एक सोचा समझा घोटाला? अच्छा, रेलवे के बाद दूसरा बड़ा दावा आता है पॉलिटिकल यूनिटी का, कि अंग्रेजों ने आपस में लड़ते हुए राज्यों को एकजुट करके एक देश बनाया। पर थरूर इस दावे को भी सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा। उनकी सबसे कारगर नीति ही थी डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, सबूत भी है। 1858 में एक बड़े ब्रिटिश अफसर लॉर्ड एल्फिंगस्टन ने खुद लिखा था, डिवाइड इट इम्पेरा हमारा सिद्धांत होगा। ये उनकी अपनी लिखी हुई बात है। उन्होंने जानबूझकर हिंदू मुसलमानों के बीच और दूसरी जातियों के बीच खाई पैदा की, ताकि भारतीय कभी एक होकर उनके खिलाफ खड़े ना हो सकें। आर्थिक तबाही और राजनीतिक फूट के बाद अब बात करते हैं उस कीमत की जो इंसानी जानों ने चुकाई। ये आंकड़ा देखिए, 3.5 करोड़। ये वो भारतीय थे जो ब्रिटिश नीतियों की वजह से पैदा हुए अकालों में मारे गए। 3.5 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। और इन अकालों के पीछे की मानसिकता को समझना हो तो विंस्टन चर्चिल का ये बयान सुनिए, जिन्हें पश्चिम में एक बहुत बड़ा हीरो माना जाता है। वो कहते हैं,
मैं भारतीयों से नफरत करता हूँ। वे वहशी लोग हैं जिनका धर्म भी वहशी है। सोचिए, यही नस्लवादी सोच उन क्रूर नीतियों के पीछे काम कर रही थी। इसी सोच का नतीजा था 1943 का बंगाल का भयानक अकाल। जब बंगाल में लाखों लोग भूख से मर रहे थे, चर्चिल ने हुक्म दिया कि भारत से अनाज के जहाज यूरोप भेजे जाएं। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये पूरी तरह से एक मैन मेड फैमिन था, जिसमें 43 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो इतनी तबाही, इतना शोषण, इसके बाद सवाल उठता है, तो अब क्या सिर्फ अतीत की शिकायतें करते रहें? नहीं, थरूर का तर्क यहाँ खत्म नहीं होता। वो आगे का एक रास्ता भी दिखाते हैं, प्रायश्चित का, एटोनमेंट का रास्ता। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि थरूर कोई अरबों खरबों पाउंड का मुआवजा नहीं मांग रहे। उनका कहना है कि ब्रिटेन अगले 200 साल तक हर साल सिर्फ 1 पाउंड दे दे। ये सिंबॉलिक है, मतलब बात पैसे की नहीं है, बात है अपनी गलती मानने की, एक नैतिक कर्ज को स्वीकार करने की। तो ये प्रायश्चित होगा कैसे? इसके लिए थरूर 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं। पहला, ब्रिटेन अपने स्कूलों में कॉलोनियल हिस्ट्री का पूरा सच पढ़ाए, आधा अधूरा नहीं, पूरा सच। दूसरा, लंदन में उपनिवेशवाद पर एक म्यूजियम बनाया जाए। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, ब्रिटेन अपनी गलतियों के लिए एक औपचारिक, एक सिंसियर माफी मांगे। और इस माफी के लिए थरूर एक खास तारीख और एक खास जगह का जिक्र करते हैं, एक ऐसी घटना जो ब्रिटिश राज की क्रूरता का सबसे बड़ा, सबसे भयानक प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 की, जलियांवाला बाग। हुआ ये था कि पहले विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ इस वादे पर दिया था कि उन्हें आज़ादी की तरफ बढ़ाया जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। इसी के खिलाफ अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग, मर्द, औरतें, बच्चे बैसाखी का त्योहार मनाने और शांति से प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए थे। और तब जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का हुक्म दे दिया। वो एक बंद बाग था, निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता, और गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गईं। सरकारी आंकड़े कहते हैं 379 लोग मरे, पर असल में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात, जनरल डायर को इस नरसंहार के लिए सजा नहीं मिली, बल्कि ब्रिटेन में उसे एक हीरो की तरह देखा गया, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया। ये एक घटना ब्रिटिश राज के असली चेहरे से पर्दा उठा देती है। और यहीं पर थरूर का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। 200 साल का इतिहास, लाखों जाने, एक पूरी सभ्यता की तबाही। क्या एक माफी इन सब जख्मों को भर सकती है, या फिर न्याय और प्रायश्चित का असली मतलब कुछ और है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।